हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का 2019 का क्रिमिनल लॉ का पेपर। ठीक है, सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब हम क्रिमिनल लॉ डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 60 मिनट्स का टाइम होता है, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच 2 मार्क्स के। ठीक, आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड 376 subsection 1 clause A of Indian Penal Code increase the punishment पूछ रहा है for the offense of rape from 7 years। 7 साल को कितना बढ़ा दिया गया, मतलब पहले 7 साल था, फिर 2018 के अमेंडमेंट से कितना बढ़ा दिया गया उस पनिशमेंट को, तो आपका आंसर होगा 10 साल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी। डिफेंस कौन से ग्राउंड पर मिलेगा? नेसेसिटी में। मतलब बेसिकली आप इन्होंने पूछा है कि नेसेसिटी का लैंडमार्क केस कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है आर वर्सेस दिल्ली एंड स्टीफेंस। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के जो टेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए कौन से केस में प्रोपाउंड किया था। तो ये आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस है, मतलब आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में इसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखो केसेस आपको पता होना चाहिए। देखो अटेम्प्ट का जो केस है वो है 4। ठीक है, मेंसरिया का जो केस है दैट इज 3। इंसेनिटी इट इज दयाबाई वाला, ये सेकंड वाला, और कॉमन इंटेंशन का आपका गिरजा शंकर वाला केस है। तो एक ही बचा फिर 4 3 2 1, 4 3 2 1, दैट इज बी इज योर आंसर। Now, removal of ornaments from the body of one after causing his death constitutes an offense। कौन सा offense constitute करेगा जब ornaments को किसी की body से हटाया जा रहा है, उसकी death जब हो गई है, तो कौन से सेक्शन में सजा है? तो इट इज 392, 379, 420 और 404। इट इज 392 ऑफ इंडियन पीनल कोड। फिर क्या पूछा? टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी। ठीक है, बट इट मे बी द हाइएस्ट ड्यूटी टू सैक्रिफाइस इट। द ऑब्जर्वेशन वॉज मेड इन क्वीन वर्सेस डेडली एंड स्टीफेंस। कौन से जस्टिस ने किया था? तो ये जस्टिस पोलॉक ने इस केस को डिसाइड किया था। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 153 AA has been inserted in the IPC 1860 by which of the following criminal law amendment act? तो एक्ट नंबर मतलब एक्ट 2005 से ये हुआ था, एक्ट ऑफ 2005। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वर डिफरेंशिएटेड। कौन से केस में सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंस बताया हुआ था? जिस भी केस में बताया गया था वो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, फिर ए डिनाइड फूड टू हिज वाइफ बी फॉर सेवरल डेज। कई दिन जो है उसको डिनाई किया कि फूड नहीं दिया। बाय कीपिंग हर कन्फाइंड, उसको जो है एक रूम में कन्फाइंड भी रखा विद एन इंटेंशन टू एक्सेलरेट हर डेथ। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिससे उसकी डेथ और एक्सेलरेट हो जाए। बी अल्टीमेटली मैनेज टू एस्केप, लेकिन बी जो है वहां से भागने में कामयाब रहे। इन दिस केस ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, ए इज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइंड। अब कन्फाइन वर्ड लिखा हुआ है तो कुछ लोग समझेंगे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए वो गिल्टी है, क्योंकि भाई डेथ तो हुई नहीं। फिर कह रहा है ए इज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या ए इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि भाई उसने काम ही ऐसा किया, उसको खाना नहीं दे रहा था, एक तो एक कमरे में बंद रखा, उसको खाना नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ जो है एक्सेलरेट हो रही है, तो मर्डर की कैटेगरी में तो ये आया। तो इसी वजह से यहाँ पर वो अलग की बात है कि बी वहां से भाग गई, अगर ना भागी होती तो उसकी डेथ हो जाती। तो ऐसे में ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। फिर एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन सिडनी एंड एब्सकॉन्डेड। इंडियन सिटीजन जो है मर्डर करता है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन का सिडनी में और वहां से भाग जाता है। ही इज फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई, और मुंबई में उसको पकड़ा जाता है। ही विद द प्रीवियस कंसेंट या प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी prosecuted in India at the fixed place by foreign industry, prosecuted in national capital New Delhi only, prosecuted in Mumbai only, or prosecuted at any place as per the request of Australian government। नहीं, जहां मिला है, the place where he is found, that is important। जहां मिला है वहां पे उसका प्रोसिक्यूशन चल सकता है। A meets a bullock carrying a box of treasure। ठीक है, एक बुलॉक मिली जिसमें ट्रेजर था। ठीक, ही ड्राइव्स द बुलॉक इन सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन में उसने मूव किया उस बुलॉक को, इन ऑर्डर दैट ही मे डिसऑनेस्टली टेक द ट्रेजर, जिससे वो ट्रेजर ले लेगा। इन दिस केस ए कमिट्स क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, नो ऑफेंस अंटिल द ट्रेजर इज टेकन अवे, थेफ्ट एज सून एज द बुलॉक बिगिंस टू मूव, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो एक बात ध्यान रखो, थेफ्ट के केस में क्या होता है, इसलिए मैंने डिसऑनेस्टली मार्क कराया था।
डिसऑनेस्टली, एक तो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। दूसरी बात, जैसे ही आपने मूव किया कोई भी पर्टिकुलर चीज चोरी करने के इंटेंशन से, वैसे ही वो थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाता है। भले ही अब आप उसे लेके गए हो अपने साथ या नहीं लेके गए हो, लेकिन आपने इस आशय से उसे मूव किया है कि आप उसे लेके जाओगे। डजेंट मैटर आप उसे लेके चले गए हो या नहीं लेकर के गए हो, वो तब भी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। इस वजह से डिसऑनेस्टली को मैंने सर्कल किया था। थेफ्ट एज सून एज द बुलक बिगिंस टू मूव। In which of the following cases the Supreme Court held that legal and valid marriage is not a necessary ingredient to attract Section 498A of IPC? कौन से केस में ऐसा बोला गया था? Sorry, it was Reema Agrawal versus Anupam and others. केसेस बहुत पूछे जाते हैं, और बहुत जो पूछे जाते हैं वो जनरली ऐसे लैंडमार्क केसेस ही होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, एवरी डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 304A। 304A का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है of IPC for the death of the person due to his negligent operation unless his intention is culpable. हम सब सारे डॉक्टर्स को ये नहीं कह देंगे कि उनका नेग्लिजेंट ऑपरेशन था। हाँ, अगर उनका इंटेंशन ही खराब हो, इंटेंशन ही अगर किसी की जान लेना है तो बात अलग है। नहीं, सारे डॉक्टर्स को हम ये नहीं कह देंगे कि उनका नेग्लिजेंट काम हुआ था। दिस हैज बीन लेड डाउन इन ज्ञानेंद्र वर्सेस स्टेट, सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मुन्ना वर्सेस स्टेट। दिस इज जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। A intending to commit theft enters the house of B at night. थेफ्ट करने के उससे इंटेंशन से उसके जो है बी के घर में रात में घुसा एंड रिकवर्स फ्रॉम रिमूव्स फ्रॉम वन ऑफ द रूम्स अ बॉक्स टू द कोर्टयार्ड वेयर ही ओपन्स इट। ठीक है, रिमूव करता है एक रूम, रिमूव फ्रॉम वन ऑफ द रूम, हाँ एक बॉक्स जो है उसको रिमूव करता है। ठीक है, ही डज नॉट फाइंड इन द बॉक्स एनीथिंग वर्थ टेकिंग। भाई उसने बॉक्स तो उठा लिया, लेकिन जब वो बॉक्स लेकर के गया अपने साथ और जो उसने वो बॉक्स खोला तो उसको ऐसे बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ऐसा उसको चुराने वाला टाइप वाला था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन दिस केस ए इज लाइबल ओनली फॉर हाउस ट्रेसपास, ए इज लाइबल फॉर थेफ्ट, A has committed no offense, or A is liable for house trespass and attempt to commit theft. दोनों के लिए लाइबल होगा। भाई पहले तो वो नाइट में घुसा उसके घर में, एंटर किया, पहले तो हाउस ट्रेसपास के लिए, फिर उसके बाद जो है उसने थेफ्ट करने की कोशिश तो करी ना, भले ही वो लेके कुछ नहीं गया, बट उसने तब भी जो है सामान उठा लिया था। वो तो अलग की बात है कि वो नहीं लेकर गया, ये मैं आपको पहले भी समझा रही थी। तब भी जो है उसने अटेम्प्ट तो किया ही किया। ठीक है, an act committed or omitted in violation of a public policy, in violation of a public law, forbidding or commanding it is a crime. It has been said by William Blackstone. ठीक है, in which of the following case prosecution witness was prosecuted for perjury? कौन से केस में जो है ऐसा हुआ था कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस को पर्जरी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पर एक मूवी भी बनी है। अब तो मुझे लगता है कई लोगों को समझ में आ गया होगा। नीतीश कटारा केस, प्रियदर्शनी मट्टू केस, जेसिका लाल केस और नन ऑफ द अबव जेसिका लाल। ठीक है, नो वन किल्ड जेसिका जो विद्या बालन की मूवी है वो। ठीक है, जेसिका लाल की केस है प्रोसिक्यूशन के विटनेस को पर्जरी की। पर्जरी का मतलब होता है जो विटनेस गलत गवाही देता है, झूठी गवाही देता है बेसिकली। पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन अंडर सेक्शन 307 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किसके पास है? पार्डन कौन ग्रांट कर सकता है? तो इट इज एनी मैजिस्ट्रेट, द कमिटल कोर्ट, द ट्रायल कोर्ट और नन ऑफ दिस। एनी मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे इन्होंने किसी को मेंशन तो किया नहीं है, जेएमएफसी कोई अथॉरिटी ऐसी तो लिखी नहीं हुई है, तो इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है एनी मैजिस्ट्रेट, वो आपको मार्क करना है। हाई कोर्ट कैन नॉट डायरेक्टली एंटरटेन द बेल एप्लीकेशन ऑफ POTA, ठीक है, अक्यूज्ड पर्सन विदाउट रिफ्यूजल बाय स्पेशल कोर्ट। हाई कोर्ट जो है डायरेक्टली एंटरटेन नहीं कर सकती बेल की एप्लीकेशन। दिस वाज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस SK दिंदे, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सलीम भाई अब्दुल गफूर शेख, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संतोष कुमार, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस SN श्रीवास्तव, दैट इज B, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सलीम भाई। Constitution Bench of Supreme Court in judgment Hardeep Singh versus State of Punjab decided on 10th January 2014 settled controversy regarding law containing in section, कौन से law को decide किया गया था? 319 CRPC को। ठीक है, the power to grant anticipatory bail under section 438 of CRPC vest with 438 anticipatory bail का power किसके पास है? कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या बोथ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट? बोथ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। A refusal to answer questions
पुट टू अ विटनेस, रिफ्यूज कर दिया है अगर सवाल जो पूछे गए उससे, अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, वो कौन से सेक्शन के अंदर ऑफेंस है, आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर है, 176, 179, 187, 180, 179 के अंदर, दैट इज एन ऑफेंस। अब इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसे बच्चों वाला ये हो सकता है कि जैसे 161 का अगर किसी ने मतलब रिफ्यूज कर दिया है तो 161 लिखा है, तो इसको ये तो 1 ही रहेगा, 6 के बाद क्या आता है 7 कर दो और 1 को ऐसे 9 कर दो, तो ये 179 ऑफ आईपीसी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों जैसा तरीका था बट याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर मे बी आस्क्ड टू एक्सिक्यूट अ बॉन्ड फॉर हिज गुड बिहेवियर। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है कितने साल का उसका बॉन्ड होता है, 3 साल का होता है। बच्चों जैसा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2008 ऑफ सीआरपीसी, द न्यू डेफिनेशन दैट वाज इंसर्टेड अंडर सेक्शन 2WA, उन्होंने सेक्शन बता दिया तो काम आसान हो गया हमारा। ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विक्टिम, विक्टिम कॉम्पोजिशन स्कीम, विक्टिम को जो है ऐड किया गया था 2WA में। अब आइए, as mentioned in section 300 subsection 5 of CRPC, a person discharged under dash shall not be tried again for the same offense, उसको जो है same offense के लिए try नहीं किया जाएगा except with the consent of the court। हाँ, अगर कोर्ट की कंसेंट ले लो, बाई 258 में ही डिस्चार्ज होता है। ठीक है, आंसर इसका यही है। ठीक है, बाय विच ही वाज डिस्चार्ज, उस कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी जिसने उसको डिस्चार्ज किया था, और एनी अदर कोर्ट जिसमें जो है टू विच द फर्स्ट मेंशन्ड कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, मतलब जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था उस कोर्ट से सबऑर्डिनेट अगर कोई कोर्ट है तो उससे भी कंसेंट लिया जा सकता है, मतलब उसके हायर कोर्ट की। मतलब देखो, कहने का ये मतलब है कि जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया था उसके ऊपर जो कोर्ट होगी, उसके ऊपर जो इनकी जो हायर कोर्ट होगी डिस्चार्ज कोर्ट के ऊपर, उनकी भी कंसेंट, हाई कोर्ट नहीं मतलब कोई भी कोर्ट हो सकती है, उसकी जो है कंसेंट ली जा सकती है, ये बेसिकली कह रहे हैं। अब इन्होंने पूछा कौन सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट कर सकता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है, ये भी बच्चों वाला सवाल था। इफ इन अ ट्रायल ऑफ वारंट केस द मजिस्ट्रेट्स अगर फाइंड कर रहे हैं कि वो अक्यूज नॉट गिल्टी है तो उसको अक्विट कर दिया जाएगा। इन सीआरपीसी पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस सेक्शन 259 में है। कुछ डायरेक्ट सवाल है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू साइन द कंफर्मेशन ऑफ डेथ, मिनिमम जो है 2 जजेस चाहिए। कौन से सेक्शन में चाहिए ये भी आप लोग मुझे बताओगे। फिर इसके बाद मैंडेटरी प्रोविजन इन रिलेशन टू प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट बाय ऑल हॉस्पिटल्स टू विक्टिम्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइम फीस फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक क्राइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। कौन से सेक्शन में ऐसा कहा गया है, इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द सेक्शन 357C में ऐसा कहा गया कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो, हमें तब भी फ्री आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल एड देना पड़ेगा। In which of the following case it was held that identity of the victim is not to be disclosed even in the judgment of the court। जजमेंट भले ही हो कोर्ट का, आपको आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 141 creates a constructive liability on the person responsible for the conduct of business of the company was laid down। ये वो वाला केस है, क्या बोलते हैं आपका एनआई एक्ट वाला। ठीक है, एनआई एक्ट का केस पूछा गया है। तो लक्ष्मी देवचंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, मंडवी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस निमेश बी ठाकुर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एसवी मंजुमदार वर्सेस गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 141 जो है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी उस पर्सन पे जो ऑफेंसेस बाय कंपनीज वाला सेक्शन है वो। ठीक है, सेक्शन 142A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इंसर्टेड बाय, कौन से एक्ट से इंसर्ट किया गया था, तो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ पढ़ो ना पढ़ो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, हालांकि चैप्टर 17 तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जितने भी अमेंडमेंट से सेक्शंस ऐड किए गए हैं बार बार पूछा गया है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में, तो वो याद करना विद डेट्स याद करना। तो ये एक्ट नंबर 26 जो है था 2015 का। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन क्वेश्चन 33 पे। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, डेट का क्या मतलब है, डेट का मतलब है लीगली एनफोर्सेबल और अदर लाइबिलिटी। ठीक है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट मस्ट कंटेन कौन से फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कि कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट थी, ठीक है, ये भी सही है, होना चाहिए। दैट द चेक वाज ड्रॉन फ्रॉम अकाउंट ऑफ बैंक फॉर डिस्चार्ज इन होल, और जो है चेक लगाया गया था वो डिस्चार्ज करने के लिए लगाया गया था उस डेट को, जो कि एक लीगली एनफोर्सेबल डेट थी, ये भी बात सही है।
चेक सो इशूड हैज बीन रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, और चेक को इस वजह से रिटर्न किया गया हो कि फंड्स में पैसा नहीं था, मतलब कि अकाउंट में पैसा नहीं था उस बंदे के जिसने चेक इशू किया था। तो ये सारी ही चीजें होनी चाहिए 138 में कंप्लेंट करने के लिए। 145 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका एक्चुअली सवाल जो है माना नहीं गया था या कुछ ऐसा हुआ था, या हो सकता है कि इसका वेटेज ना रहा हो, इसको गलत सवाल बेसिकली माना गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को छोड़ ही देना है एक तरीके से फिलहाल के लिए अगर आप कर रहे हो तो। आई थिंक इसमें सेक्शन नंबर 145 में शायद एविडेंस ऑफ एफिडेविट है या प्रिजम्पशन में से कुछ है, क्योंकि 141 ये तो 130 ऑफेंस, ये तो 141 में है ना, और कॉग्निजेंस वाला सेक्शन मुझे भी याद नहीं आ रहा। जहां तक ये एविडेंस ऑन एफिडेविट है या प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर है, पता नहीं क्यों इस सवाल को स्क्रैप किया गया था, बट इट वाज स्क्रैप। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद 2J ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन। 2J में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अनलॉफुल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर। अब ये सब जो है सेंटेंसेस बदल गई हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल एक्सेट्रा अंडर द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मेक्स इनटू 3 years, 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन जो है 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। 6 months तक का, लेस देन 6 months, नॉट लेस देन 6 months, जो कि 5 साल तक हो सकता है, और 50,000 का जुर्माना। इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मेक्स इनटू 5 years, या फिर 3 लाख रुपए का फाइन, प्लस 3 लाख रुपए का फाइन। यहाँ पे देखिए फाइन हमेशा प्लस में है, ये बात ध्यान रखना। ये ऐसा और वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे फाइन प्लस में। हाँ, आपके ऑप्शन में भले और लिखा हो, लेकिन एक्साइज एक्ट की मैंने जितनी भी पनिशमेंट्स देखी है उसमें सब में फाइन जो है प्लस में, यानी कि एंड है, मतलब सजा भी मिलेगी आपको, इम्प्रिजमेंट भी आपको काटनी है, और फाइन भी देना पड़ेगा, और फाइन यहाँ पर या फिर 1 लाख रुपए का। तो ये पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। सेक्शन 79 ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ से डील करता है। कुछ ऐसे सेक्शन देखो, जो नए वाले एक्ट्स होते हैं ना, जो लोकल लॉज होते हैं, आप सब कुछ उसमें नहीं पढ़ सकते। तो एक्साइज एक्ट में अगर आपको कुछ पढ़ना है ना, तो आप उसकी पेनल्टीज याद रखो जो नई अमेंडमेंट से ऐड हुई है। ठीक है, चेंज किया गया पेनल्टीज में, वो याद रखो। इस तरीके के जो कुछ सेक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कुछ इंडेक्स बेस्ड जो सवाल बन सकते हैं वो याद कर लो। अगर अंदर का आपने नहीं पढ़ा है और अब टाइम भी नहीं है पढ़ने का, 10 दिन बचे हुए तो आप कितना ही क्या पढ़ लोगे, है ना। तो पेनल्टीज कम से कम याद कर लो। ये सब अप्रोचेबल चीजें हैं, इसको आप याद कर सकते हो। क्योंकि पेनल्टीज में बेटा अमेंडमेंट हुआ है, तो वो पूछा जरूर जाएगा इस साल, भले ही 1 या 2 सवाल आए उससे, लेकिन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 सवाल भी अगर आपके बन जा रहे हैं उससे, तो फिर क्या बुरा है ना, आप रेस में वैसे भी आगे रहोगे। फिर आते हैं चैप्टर 9 ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो अब इसमें से सीधे सीधे पूछ ले कि चैप्टर 9 में क्या दे रखा है, तो ये सारी चीजें एटलीस्ट ऐसी चीजों में नंबर ना जाए, है ना। हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में क्या दे रखा है, तो इट इज अपील एंड रिविजन। फिर उसके बाद लाइसेंस फॉर सेल इन मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में सेल करना, लाइसेंस की उसका लाइसेंस सेक्शन 28 हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में बता रखा है। कौन कौन ग्रांट करता है, तो फाइनेंशियल कमिश्नर होता है। यहाँ पे 2 ही जो अथॉरिटीज है वो बड़ी हैं, एक फाइनेंशियल कमिश्नर है और एक कमिश्नर है। सारा काम लगभग इन्हीं का है। ठीक, 215 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दे रखा है, 215 कलेक्टर, डीलर, हैबिटेट और मैन्युफैक्चरर, इट इज हैबिटेट। Then Chapter 3A of Wildlife Protection Act deals with protected areas, recognition of zoos, protection of specified plants, or prevention and detection of offences. It is protection of specified plants. Chapter 3A. The time limit for completion of acquisition proceedings. जो acquisition proceeding है under Section 25A of Wildlife Protection Act, कितने दिन में हो जानी चाहिए, within a period of 2 years from the date of notification of declaration of sanctuary under section 18, within a period of 6 months, within a period of 3 years, within 3 months from the date of notification, it is within a period of 2 years। 2 साल के अंदर अंदर जो है एक्विजिशन की प्रोसीडिंग जो 25A में है वो खत्म हो जानी चाहिए। द नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन देखिए, कंजर्वेशन अथॉरिटी मीन्स द टाइगर Authority means Tiger Conservation Authority constituted under Section 38L। ठीक, अब क्या है, Section 38J of Wildlife Protection Act deals with Section 38J deals with prohibition of teasing, constitution of steering committee, annual report और offences by companies। It is prohibition of teasing etc. in a zoo। आप मतलब एनिमल्स वगैरह को टीज नहीं कर सकते हो, उन्हें प्रोवोक करने के लिए बेसिक या परेशान करने के लिए कह सकते हो। सेक्शन 24A ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ ओनर। The power to impose duty on timber and other forest produce under section 39 of Indian Forest Act किसके पास है,
ड्यूटी इम्पोज करने का टिम्बर पे या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। भाई सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बहुत जो ज्यादा पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इस तरीके की चीजें डिक्लेयर करने के लिए या ड्यूटी वगैरह इम्पोज करने के लिए। सेक्शन 45 of Indian Forest Act deals with certain kinds of timber to be deemed property of government until title thereto proved and may be collected accordingly. Government and forest officers not liable for damage to forest produce. Government of forest officers के liable नहीं होंगे जो भी कुछ damage वगैरह हुआ है. Power to assume management of forest or protection of forest as request of owners. So it is certain kinds of timber to be deemed. फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट आर डेल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। कौन से सेक्शन में जो है बता रखा है कि विलेज फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होगा? सेक्शन नंबर 28 में। Contravention of acts prohibited under section 26 of Indian Forest Act leads to a penalty of minimum imprisonment of 1 month which may extend to 2 years, imprisonment for a term जो कि 6 महीने तक का है और फाइन लगाया जाएगा या फिर 500 रुपए तक का, or both, imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1000 rupees or with both, और या फिर ये। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बी वाला। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने तक की होगी, 25 में अगर होता है कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने किया है तो, और 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा। और देखो ये इस तरीके का रफ वर्क करने के लिए आपको स्पेस मिलता है तो कृपा करके आप लोग इसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर अथॉरिटीज आए और कहें कि आपने क्वेश्चन पेपर पे इतना, हालांकि होता नहीं है जनरली ऐसा, लेकिन रिस्क ना ही लिया जाए तो बेटर है। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ लिखा हो कि आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते, हो सकता है सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार सही से जब आप वहां बैठ रहे हैं, आपको टाइम जो मिल रहा है, क्योंकि भाई आप बिना अथॉरिटी के उस क्वेश्चन पेपर को खोल नहीं सकते हो, तो पहले आप पढ़ लो जितना आपके पास टाइम है कि क्या इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, फिर आपको ध्यान रहे कि वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक, और मान लीजिए कोई अगर मिसिंग वगैरह पेज है आपके बुकलेट में, तो फिर आपको वो तुरंत से एग्जाम शुरू होने से पहले से आपको बताना होगा इन्विजिलेटर को। ठीक है, या ऑब्वियसली एग्जाम शुरू होने के बाद देख पाओगे तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। भाई जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उसे पता है, बट जो लोग पहली बार जा रहे हैं ध्यान रखेंगे इस बात। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।